अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ बेटा कि आप खैरियत से होंगे। बेटा हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11 की। तो आज बेटा हमने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है जिसका नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेटा आपके पास अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के एन मुताबिक। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या था बेटा? वो था कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। कि एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फिर होता क्या है, एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सेम काम याद होगा कि जब आप किसी भी सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो आपके पास क्या होगा, वो एनर्जी कहां जाएगी? क्या वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी? बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होगी उसकी बात हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट लाइन कहते हैं कि जब आप किसी भी सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो कहाँ जाती है? वो आपके पास इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी में जाती है कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और आपके पास कहाँ पे जाती है? वर्क डन हो जाती है। अब ये इंटरनल एनर्जी क्या है, वर्क क्या है, हीट क्या है, इसके लिए बेटा आप मेरा प्रीवियस लेक्चर जाके देखें, उसमें मैंने तीनों को एक्सप्लेन किया होगा। तीनों में मैंने उनकी साइन कन्वेंशन भी बताई हुई है कि साइन कन्वेंशन क्या होती है। दो पॉइंट बड़ा लाजमी देखने हैं क्योंकि वो आपको बहुत हेल्पफुल होंगे इस टॉपिक को समझने के लिए। तो यहां पे स्टेटमेंट लिखे यहां सामने क्या है? इफ एनी थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस, जब हीट ऐड करते हैं सिस्टम में तो हीट कहां जाती है, एनर्जी कहां जाती है? ये एनर्जी अपीयर होती है किस फॉर्म में? एज एन इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। वो हीट इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज करती है और क्या करती है? एक्स्ट्रा काम क्या होता है इन दी सिस्टम प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम। सिस्टम से वर्क भी होगा, मतलब जो हीट देंगे वो इंटरनल एनर्जी के इजाफे के साथ वर्क भी करेंगे। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट बनेगी Q इज इक्वल टू del U प्लस W। अब यहां में क्या हुआ है? इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज का मतलब है इसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है और टेम्परेचर इंक्रीज का मतलब है कि उसमें प्रेशर फैक्टर भी क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। और उस प्रेशर फैक्टर से आप बेटा क्या करते हैं? वर्क परफॉर्म करते हैं, जो कि इसकी एक्चुअल स्टेटमेंट है। ठीक है, अब यहां मैंने एक पॉइंट लिखा है कि एवरी थर्मोडायनामिक सिस्टम, हर थर्मोडायनामिक सिस्टम में क्या होता है? पोजेस करते हैं अ स्टेट वेरिएबल। स्टेट वेरिएबल का मतलब क्या है? जो चेंज होगा। अब यहां पे चेंज क्या हो रही है? इंटरनल एनर्जी, क्योंकि वो क्या हो रही है? इंक्रीज। तो उसको क्या कहते हैं? किसी भी थर्मोडायनामिक प्रोसेस का स्टेट वेरिएबल। तो ये पॉइंट बेटा एमसीक्यू के लिए आपने याद रखना है। इंटरनल एनर्जी में चेंज था, इसको इंक्रीज था, तो हमने लेट्स सपोज का कि अगर इनिशियल एनर्जी U1 है, फाइनल U2 है, तो चेंज क्या होगा? U2 माइनस U1। यहां से अगर आपने चेक करना हो कि इंटरनल एनर्जी में इजाफा कितना हुआ है, तो यहां से निकाल सकते हैं ये प्लस हो रहा है, इतना क्या हो जाएगा? माइनस। मतलब कितना इजाफा इंटरनल एनर्जी में हुआ है। लेट्स सपोज कि मेरे पास जो आपने हीट प्रोवाइड की 100 है और आपने वर्क परफॉर्म किया 40 का, तो इजाफा कितना होगा? 60 जाओगे। जितनी हीट प्रोवाइड की है उसमें जब वर्क की अमाउंट को निकाल दें तो बाकी सारी एनर्जी कहां जाएगी? इंटरनल एनर्जी में इजाफे में जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहां मैंने एग्जांपल मेंशन किए। पहली एग्जांपल है यहां पे बाइसाइकिल पंप की। इसमें क्या करते हैं? बाइसाइकिल पंप में आपने इसके साथ एक अदद थर्मोकपल्स, थर्मोमीटर्स लगाए होते हैं, जो क्या करते हैं? जैसे ही आप पंप के जरिए हवा को भरते हैं तो आपके पास बेटा क्या होता है? आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। कंप्रेशन होती है जिसकी वजह से टेम्परेचर क्या होता है? इंक्रीज होता है। और उस टेम्परेचर इंक्रीज को आप स्टडी करते हैं कहां से? थर्मोमीटर से। थर्मोमीटर के साथ आपके पास बेटा लगा होता है मिली वोल्ट मीटर, जो कि उस थर्मोमीटर को टेम्परेचर को कन्वर्ट करता है वोल्टेज में। और वहां पे डिफ्लेक्शन जो होती है पॉजिटिव नेगेटिव, वो बताता है कि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। तो कंप्रेशन एक्सपेंशन होगी तो उस दौरान टेम्परेचर में वेरिएशन आएगी और वही वेरिएशन आपको ये बताती है कि किस तरह से वैल्यूज चेंज होगी। ठीक है, इसी तरह सेकंड एग्जांपल है ह्यूमन मेटाबॉलिज्म। ये भी एनर्जी के कंजर्वेशन के एन मुताबिक है, फर्स्ट लॉ को फॉलो करते हैं। देखें, हमारी बॉडी ने जब भी कोई काम परफॉर्म करना है तो इट रिक्वायर्स सम एनर्जी। वो एनर्जी कहां से आती है? जो हम फूड खाते हैं, खुराक खाते हैं, और वही एनर्जी हम यूटिलाइज करते हैं अपने सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में। कि लेट्स सपोज कि आपके पास बॉडी के जो सेल्स हैं
आपको पता है कि सेल हमारे ग्रो करते रहते हैं, डिस्ट्रॉय भी होते हैं, उनकी जगह पे नए सेल्स बनते भी रहते हैं, तो उनके लिए भी आपको एनर्जी चाहिए होती है। तो इसके लिए आप इसका मतलब ये है कि एनर्जी रिक्वायर्ड है सेल्स की ग्रोथ के लिए, तो जैसे जितनी एनर्जी आएगी उसी के मुताबिक ग्रोथ होगी। तो इसका मतलब ये भी आपके पास एन कंजर्वेशन के मुताबिक काम करेगा। तो ये था बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसी के साथ दो प्रोसेस हैं जो कि इंतहाई अहम है, एक है आइसोथर्मल प्रोसेस, एक है एडियाबैटिक प्रोसेस। अब बेटा आइसोथर्मल क्या होता है? आइसो का मतलब होता है बेटा सेम, थर्मल का मतलब होता है बेटा टेंपरेचर। मतलब ऐसा प्रोसेस जिसका टेंपरेचर कांस्टेंट रहे, सेम रहे, उसको आइसोथर्मल कहते हैं। यहां मैंने लिखा है द प्रोसेस इन व्हिच टेंपरेचर रिमेन कांस्टेंट, टेंपरेचर कांस्टेंट रहे, टेंपरेचर चेंज ना हो, ऐसे प्रोसेस को बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। अब देखें, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है किस पे? टेंपरेचर पे। अगर टेंपरेचर कांस्टेंट है, इट्स मीन दैट कि आपके पास इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी बेटा? कांस्टेंट होगी। मैंने यहां लिखा है कि नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। मतलब मेरे पास U क्या रहेगा? कांस्टेंट। जब मेरे पास U कांस्टेंट रहेगा तो आई कैन से कि डेल U विल बी 0, चेंज नहीं आएगा। अब जब टेंपरेचर कांस्टेंट रहता है तो आपने एक लॉ पढ़ा हुआ है बॉयल्स का, ये इसकी स्टेटमेंट को फुलफिल करता है और फार्मूला क्या होता है? PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। याद रखिएगा, आइसोथर्मल में आपने टेंपरेचर को सेम रखना होगा। सेम टेंपरेचर रखने के लिए आप हीट तो प्रोवाइड कर रहे होते सिस्टम को, तो फिर हीट के आने से टेंपरेचर बढ़ जाता है। तो होता क्या यहाँ पे, जब हीट प्रोवाइड करेंगे तो आप वो प्रोसेस बड़ा ही स्लोली परफॉर्म करते हैं। वो कंप्रेशन करवानी है, वो एक्सपेंशन करवानी है, तो वो स्लो प्रोसेस परफॉर्म करवाते हैं ताकि टेंपरेचर को मेंटेन किया जाए, टेंपरेचर चेंज ना हो। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट क्या बनेगी? फर्स्ट लॉ क्या था आपके पास? Q इज इक्वल टू डेल U प्लस W। तो स्टेटमेंट क्या बनेगी? U कांस्टेंट है, डेल U 0 हो चुका है, तो स्टेटमेंट क्या है? Q इज इक्वल टू डेल U प्लस W। अब डेल U 0 है, जब ये 0 हो गया तो ये यहां से एलिमिनेट हो गया, तो फार्मूला क्या बना? Q इज इक्वल टू व्हाट? इट्स मीन दैट कि आइसोथर्मल प्रोसेस में आप जो हीट प्रोवाइड करेंगे वो सारी हीट कहां पे जाएगी? वो सारी हीट से आपके पास मैकेनिकल एनर्जी मतलब वर्क परफॉर्म होगी। इस प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी में इजाफा नहीं होगा। क्लियर? यहां मैंने एग्जांपल कुछ मेंशन की है जो आपने डिस्कस की होगी मैट्रिक के अंदर, कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये दोनों प्रोसेस ऐसे हैं जिसके अंदर टेंपरेचर इंक्रीज नहीं करता। ठीक है, ग्राफ की बात करें, यहां हमने ग्राफ प्लॉट किया है प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान। तो जब ग्राफ चेक करते हैं, हमने पढ़ा हुआ है बॉयल्स लॉ में कि ये दोनों आपस में क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये इनका ग्राफ बन रहा है, और ये तभी होते हैं जब आपके पास इनका टेंपरेचर क्या रहता है बेटा? कांस्टेंट रहता है। तो ये कर्व शेप बनती है, इस कर्व को नाम देते हैं आइसोथर्मल। ये ग्राफ याद रखना है क्योंकि ये प्रोसेस आगे जाके कार्नोट इंजन हम पढ़ेंगे, कार्नोट साइकिल पढ़ेंगे, उसमें ये इस्तेमाल होगा। लास्ट पॉइंट आज के लिए जो आज हमें डिस्कस करना है वो है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक क्या होता है? द प्रोसेस इन विच नो हीट एंटर नो हीट लीव फ्रॉम द सिस्टम, ना हीट एंटर हो ना ही हीट लीव करे सिस्टम से, तो ऐसे प्रोसेस को एडियाबैटिक कहते हैं। इसके लिए यहां बॉयल का क्या था? PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, लेकिन इसके अंदर हीट नहीं आ रही लेकिन टेंपरेचर इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे टेंपरेचर जो है वो इंटरनल एनर्जी से रिलेट करता है, तो इंटरनल एनर्जी यहां पे चेंज हो सकती है। जब वो चेंज होगी तो टेंपरेचर में चेंज भी आएगा, क्योंकि ये आइसोथर्मल अब नहीं है। ठीक है, अब इसमें स्टेटमेंट क्या बनेगी? PV की पावर गैमा, V की पावर गैमा है। अब ये गैमा क्या है? ये कांस्टेंट नंबर है जो किसके बराबर होता है? Cp ओवर Cv। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इस पे डिटेल पढ़ेंगे क्या होता है ये, लेकिन फिर अगर आप इसका फार्मूला याद रखें, ये Cp क्या है, Cv क्या है, इसको मैं बताता हूं आपको। ये होती है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये होती है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, इसका कोई यूनिट नहीं होता। ये टर्म आप चैप्टर नंबर 8 में डिस्कस करके आए,
वहां आपने बेटा टॉपिक पढ़ा था स्पीड ऑफ साउंड, वहां पे लैप्लास करेक्शन में गामा की वैल्यूज आपने पढ़ी है। वहां पे साइड पे एक टेबल बना हुआ है जहां पे गामा की वैल्यूज दी गई हैं डिफरेंट गैसेस के लिए। गैसेस जो हैं वो या तो मोनोएटॉमिक होती हैं, या डायटोमिक होती हैं, या पॉलीएटॉमिक होती हैं। तो उसकी वैल्यू मोनो के लिए होती है 1.67, डाई के लिए होती है 1.40, पॉली के लिए होती है 1.29। ठीक है, फर्स्ट लॉ की बात करें, फर्स्ट लॉ क्या बनेगा इसके मुताबिक, यहां पे क्या बनेगा Q इज इक्वल टू वर्क, यहां क्या बनेगा, यहां तो Q ही 0 हो गया आपके पास, जब Q 0 हो गया इज इक्वल टू डेल U प्लस W। तो यहां से बेटा इंतहाई अहम बात, यहां से बेटा 2 पॉइंट्स हमारे पास निकल के सामने हैं। वो 2 पॉइंट ये देखें कि वर्क यहां प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो सकता है, या फिर इंटरनल एनर्जी प्लस हो रही है, इधर क्या हो सकती है माइनस हो सकती है। अब इन दोनों स्टेटमेंट का मतलब क्या है, मैंने यहां पे लिखा है वो चीज, वो क्या है जी, नेगेटिव वर्क कब होता है। मैंने एक साइन कन्वेंशन लेक्चर के स्टार्ट में कहा कि उसके बारे में लाजमी सीखिएगा, पढ़िएगा, प्रीवियस लेक्चर में जाकर देखिए। नेगेटिव वर्क कब होता है, जब वर्क डन ऑन दी सिस्टम होता है। और इंटरनल एनर्जी में प्लस साइन कब आता है, जब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही होती है। सेम काम यहां पे वर्क पॉजिटिव कब होता है, जब वर्क बाय द सिस्टम होता है। इंटरनल एनर्जी नेगेटिव कब होती है, वो डिक्रीज होती है। देखिए इसका मतलब क्या है कि जब वर्क डन ऑन द गैस करेंगे, वर्क डन ऑन द गैस करेंगे तो क्या होगा, विल इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। जब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी तो आपने पढ़ा हुआ है कि इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है किस पे, टेंपरेचर पे। अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी तो आपका टेंपरेचर भी बेटा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। सेम व्हेन वर्क डन, अब पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव मतलब बाय द गैस, जब सिस्टम से वर्क परफॉर्म करेंगे तो उसकी इंटरनल एनर्जी ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगी। तो यहां पर देखिए जब वर्क डन बाय द गैस है तो आपका क्या होगा, इंटरनल एनर्जी विल डिक्रीज। जब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी तो आपके पास बेटा क्या होगा, टेंपरेचर भी डिक्रीज होगा। ठीक है, उस पर ग्राफ की बात करें प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान, तो ये इस तरह का ग्राफ बनता है एडियाबैटिक का, क्योंकि अब यहां पे प्योरली इनवर्सली नहीं है, यहां पे v की पावर गामा भी आ रही है। इसका ग्राफ मोर स्टीपर होता है इसके लिहाज से, आइसक्रीम के लिहाज से। इसके ग्राफ मान लेते हैं एडियाबैटिक। और याद रखिए ये जिसका स्लो प्रोसेस था, ये एक रैपिड प्रोसेस है, फास्ट प्रोसेस। इसमें फास्टली आप कंप्रेशन एक्सपेंशन कर सकते हैं, वो सारी किस्में आती हैं एडियाबैटिक में आती हैं। अगर स्लो की बात करेंगे वो आएगी आइसोथर्मल में, अगर रैपिड की बात करेंगे वो आएगी एडियाबैटिक में। और इसमें एक और पॉइंट कर सकते हैं एग्जांपल के फॉर्म में, वो है क्लाउड फॉर्मेशन। क्लाउड फॉर्मेशन भी बेटा एडियाबैटिक की एग्जांपल है। इस तरह एक और प्रोसेस होता है आइसोबैरिक, वो क्या होता है, एक्स्ट्रा पॉइंट है ये। आइसोबैरिक क्या होता है, जिसके अंदर आप प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं। तो याद रखिएगा उस पॉइंट के बारे में भी, आपके लिए एमटीकैट में, ईकैट में हेल्पफुल होगा। तो बेटा आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आई होगी। बहुत जल्द नए लेक्चर में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।